क्रोमोसोमल थियरी को सट्टन और बावेरी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस थियरी के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम बात करते हैं तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और इनहेरिटेंस का पैटर्न क्रोमोसोम के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है बेटा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। और आपको पता होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है। जैसे हम बात करते हैं ये एक्स क्रोमोसोम तो ये वाई क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम पर क्या होता है, जो जीन होता है वो जीन क्या होता है, लोकेटेड होता है। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, एक जीन है और यहाँ पर क्या है, एक जीन है। जहां पर आपका जीन लोकेटेड होता है, ठीक है, जहां पर आपका जीन पाया जाता है क्रोमोसोम पर, उस स्थान को क्या कहते हैं हम, लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASB बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना समय को गंवाए। NCERT पढ़ने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप बोर्ड और CUT की तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और इस स्पेस में हम क्या लिखते हैं, क्रोमोसोमल थियरी के कुछ पॉस्टुलेट्स को लिखते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स को लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम बेटा बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपका जीन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीन होता है वो क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है। ठीक है, क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है। जस्ट एक सेकंड हमको देखना, यहाँ पर बताता हूं मैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। पहली पॉइंट क्लियर हुआ कि जो जीन होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, और जिस स्थान पर जीन क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है उसको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम इन पेयर। जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जब आपका क्रोमोसोम पेयर में होता है तो इसके ऊपर जीन प्रेजेंट होता है और वो भी क्या होता है, पेयर में होता होगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम पेयर में होता है किसमें, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, होमोलॉगस पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस पेयर कहते हैं। बात समझ में आया। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो तीसरी अगर हम पॉइंट को बताते हैं, पहले हमने क्या किया, दो पॉइंट को बता दिया। पहला हमने बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन प्रेजेंट पाता है और उस जीन को क्या कहते हैं, जीन प्रेजेंट वाले स्थान को लोकस कहते हैं। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि ड्यूरिंग मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये अलग हो जाते हैं। ठीक, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन ऑफ एलील को एक्सप्लेन करता है। यानी कि अगर हम बात करें जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेटा इस सेग्रीगेशन के दौरान क्या होता है, तो इस सेग्रीगेशन के दौरान एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो उस पर उपस्थित जो जीन होता है वो भी क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाता है। जीन भी क्या होता है, अलग हो जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेंडल के फर्स्ट लॉ को। क्या करता है, ये क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है मेंडल के फर्स्ट लॉ को। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं ना, डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली
असॉर्ट होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होकर के क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, यानी कि मेंडल के सेकेंड लॉ को ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, ये जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो कहता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर हम बात करते हैं ना, फर्टिलाइजेशन टाइम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होता है, रीस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टाइम में क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है क्या होते हैं, क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाते हैं। कैसे रीस्टोर होते हैं उसको भी देखिए आप, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। ऐसे देखिए, मैं अभी आपको बेसिक पॉइंट्स बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन पर लेकर के समझाऊंगा। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, मेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, मेल का क्रोमोसोम है। अब अगर हम मेल के क्रोमोसोम की बात करते हैं और इधर क्या करते हैं, फीमेल की क्रोमोसोम को कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेल का क्रोमोसोम और इधर फीमेल का क्रोमोसोम हो गया। अब ये क्या है, अभी 2n में है, यानी कि डिप्लॉयड में। अब ये गैमेट बनाएंगे इस तरीके से, और दोनों की गैमेट क्या होगी, फ्यूज होगी इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगी, वापस से क्या होती है, डिप्लॉयड हो जाती है, यानी कि 2n कंडीशन में आ जाती है, जो कि गैमेट बनते समय क्या होता था, हैप्लॉयड यानी कि n कंडीशन में होता था। तो आई होप ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्टुअल जो है, पोस्टुलेशन जो है इसका, वो आप चीजें समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट, यानी कि हमारी एनसीईआरटी की लाइंस पर। तो एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल के वर्क को लेकर के क्या कहती है, मेंडल के पॉइंट्स को क्या बताती है, उन सारी चीजों को समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाया गया है। यहाँ पर बताया कि मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, यानी कि मेंडल क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को 1865 ईस्वी में पब्लिश करते हैं। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेंड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। कहने का मतलब ये था कि मेंडल क्या करते हैं, तो अपने जो इनहेरिटेंस का कैरेक्टर था उसको पब्लिश करते हैं 1865 में, लेकिन कुछ बहुत ऐसे रीज़न थे जिस रीज़न के कारण 1900 ईस्वी तक मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसको बहुत लोग जानते ही नहीं थे। फिर 1900 में क्या होता है, उनके लाइफ में एक क्रांति आती है। क्रांति क्या आती है, क्रांति ये होती है कि रीडिस्कवर होता है, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्या किया जाता है, रीडिस्कवर किया जाता है। अब रीडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कौन है, तो रीडिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो 3 साइंटिस्ट हैं। कौन सा, पहले अगर साइंटिस्ट की बात करते हैं बेटा, रीडिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, चर्मेट। दूसरे कौन से हैं, कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। तीसरे कौन से हैं, ह्यूगो डी वेरीज। अब ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, चर्मेट, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेरीज, ये तीनों क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से तीनों क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर वापस से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसको मैच कराते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था। तो मैच कराने के बाद इन्होंने देखा कि मेंडल ने जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें सेम आ रही। ये बात की बात है, आगे इसको देख लेंगे। अब मेंडल फेल क्यों हुए थे, इसके बारे में अगर हम कहानी को और डीप में जाते हैं, यानी कि 1900 ईस्वी में तो मेंडल को कोई पहचानता भी नहीं था, मेंडल का कैसा एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरी बात अगर हम बात करते तो इनके फेल होने की वजह क्या थी, यहाँ पर कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए गए हैं जो बताता है कि मेंडल फेल क्यों हुए। फर्स्टली यानी कि पहली बार अगर हम बात करते हैं तो पहली बात ये आती है कि कम्युनिकेशन जो था, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो संचार की सुविधा थी वो क्या थी, कम थी, यानी कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, यानी कि एक दूसरे के पास पहुंचना और बताना साधारण नहीं था इन दोज डेज, उन दिनों, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के समय। हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, इस वजह से जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो बहुत दूर तक चर्चित नहीं हुआ।
सेकंड, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जिसको आज के समय में क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, उस जीन को मेंडल ने क्या किया था, फैक्टर नाम दिया था। ठीक है, सेकंड क्या था, मेंडल ने जिसको आज के समय जीन कहा जाता है उसको फैक्टर नाम दिया था, और वो क्या था, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड द पेयर एलील which did not blend with each other was not accepted by the contemporaries of an explanation for apparently continuous variation is seen in nature। कहने का मतलब ये था कि जो मेंडल ने बताया कि जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको क्या कहा उन्होंने, अननोन फैक्टर है। और उन्होंने क्या कहा कि जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, ब्लेंडिंग नहीं करता है, ब्लेंडिंग उसमें नहीं होती है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। उन्होंने बताया कि नेचर में बहुत सारे क्या है, वेरिएशन हो रहे हैं, जिस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे की अगर बेटा पॉइंट्स में बात करते हैं तो आगे की पॉइंट्स में क्या बताया गया, तीसरा रीजन क्या बताया गया, थर्ड रीजन क्या था, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमेनन वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। कहने का मतलब था कि मेंडल क्या किया, थर्ड उनकी जो कमी थी क्या थी, मेंडल ने क्या किया था, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बायोलॉजिकल फेनोमेनन को पता करने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया था, जो उनके समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था और इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फाइनली थॉट मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट द फैक्टर, जिसको जीन कहते हैं, वेर डिस्क्रीट यूनिट, जिसको डिस्क्रीट यूनिट कहा गया था, सोचा गया था। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फैक्टर और से व्हाट दे वर मेड अप। यानी कि कहने का मतलब ये था कि जो जीन था, जिसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, ये फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। जो भी चीज उन्होंने लिया था वो क्या था, उनके अंदर नोट्स करके बनाया गया था, वो नोट्स था उनका, जो चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो, बट इनके पास कोई भी क्या था, फिजिकल प्रूफ नहीं था, फिजिकल प्रूफ नहीं था, इस वजह से क्या हो गए, ये फेल हो गए। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे की कहानी में क्या बताया गया उसको समझते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से, आसानी से। आगे क्या करते हैं, इन 1900, यानी कि अब बात आती है 1900 ईस्वी की। सन 1900 ईस्वी जो मेंडल के जीवन में क्रांति लाती है। तीन वैज्ञानिक, डिवेरिस, कोरेंस एंड चर्मेट, ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या किया, रीडिस्कवरी किया मेंडल्स के रिजल्ट को, जो भी मेंडल्स का रिजल्ट ऊपर मिला था उसको रीडिस्कवरी किया ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए, आल्सो बाय हिज टाइम, ठीक है। और उनके दौरान क्या हुआ था, ड्यू टू द एडवांटेजमेंट ऑफ इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे थे तो ये जो तीन वैज्ञानिक थे, वेरिस, कोरेंस और चर्मेट, इन तीन वैज्ञानिक ने जब 1900 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो इनके साथ क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा काम हो गया कि इस दौरान क्या हो गया था, माइक्रोस्कोप आ गया था, माइक्रोस्कोप आ गया था, और जिस वजह से इनको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होने लगी। साइंटिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, यानी कि ये तीनों साइंटिस्ट जो थे वो योग्य हो गए स्वतंत्र रूप से ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करने के लिए सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और जिस वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। दैट अपीयर टू द दैट अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, यानी कि उन्होंने न्यूक्लियस को देखा, जैसे एक सेल की बात करते, एक सेल ये हो गया, इस सेल के अंदर क्या हो गया, एक छोटा सा न्यूक्लियस हो गया। अब इन्होंने कहा कि जब सेल डिवाइड होने वाला है,
ठीक है। जब सेल क्या होने वाला, डिवाइड होने वाला है, तो सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता था, जो न्यूक्लियस होता था क्या करता था, वो साइज में बढ़ता था और डबल हो जाता था। जब साइज में बढ़ करके डबल होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, ये सेल भी डिवाइड होना चाहता था, यानी कि ये सेल भी क्या होता था, डबल हो जाता था। इस तरीके से एक सेल के साथ एक न्यूक्लियस, दूसरे सेल के साथ दूसरा न्यूक्लियस चला जाता था। इस चीज को माइक्रोस्कोप के एडवांटेजमेंट में क्या किया गया, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट्स में क्या कहानी है उसको भी समझते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखो यहां पर न्यूक्लियस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा गया, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा गया, धागे जैसी संरचना देखी गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया, जिसको कहा गया क्या, क्रोमोसोम कहा गया। और जब सेल डिवीजन हो रहा था, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा था, तो उस दौरान जो क्रोमोसोम भी था वो क्या होता था भैया, डबल हो जाता था, क्रोमोसोम भी डबल होकर के डिवाइड होता था। यानी कि वही साफ साफ लिखा है कि दिस वेर कार्ड क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम कहलाता था। आगे बात करते हैं, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडी। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कलर बॉडी होती है, एज दे वर विजुअल बाय द स्टेनिंग, जो कि स्टेन करने पर, कलर डालने पर दिखाई देने लगता था। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैज बीन वर्कड आउट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 1902 ईस्वी की बात है, जिस टाइम ऑब्जर्व किया गया कि जो क्रोमोसोम होता है वो भी मूव करता है, यानी कि डबल होता है, अपनी कॉपीज बनाता है मियोसिस के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की कहानी में बताया गया क्या, वाल्थर सट्टन एंड थियोडर बॉरी। ठीक है, अब बात आती है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोम यहां पर पता चल गया क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब मेंडल का चल रहा था कहानी, तो मेंडल को क्रोमोसोम क्या होता है ये चीज भी नहीं पता थी। मेंडल को क्या थी, क्रोमोसोम, जीन नाम का भी कुछ होता था, उनको ये चीज बिल्कुल नहीं पता थी। तो इस जगह पर उन्होंने क्या यूज किया था, फैक्टर। क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने जीन के स्थान पर क्या यूज किया था, जीन शब्द के स्थान पर क्या यूज किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो यहां पर चलते हैं, अब अगर हम बात करते हैं तो चलते हैं वापस से, जो आपके साइंटिस्ट हैं, वाल्थर सट्टन एंड थियोडर बॉवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। यानी कि जो वाल्टर सट्टन है और जो बॉवेरी है वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर के बराबर होता है। दोनों की बिहेवियर क्या होती थी, इक्वल होती थी। इस चीज को उन्होंने क्या किया, नोट किया, इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। आई होप आप चीज को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक, एंड यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट, और क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज किया, जो कि फिगर नीचे यहां पर दिखाया जाएगा भी, टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। और जो मेंडल्स के लॉ को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके नीचे वाले टेबल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉल डैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्लास में, यानी कि क्लास 11th की बात करते हैं, तो क्लास 11th में आपने क्या किया था, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम कैसे मूव करता है, कैसे डिवाइड होता है, उन सारे चीजों के बारे में आपने पढ़ लिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंड ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन की बात करते हैं, द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम ऑलवेज क्या होता है, पेयर में होते हैं। और क्रोमोसोम के क्या ऊपर क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होता है भाई, क्रोमोसोम के ऊपर ही पाया जाता है क्या, आपका जीन पाया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जब क्रोमोसोम आपका पेयर में होता है, यानी जब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आर इन पेयर, जो क्रोमोसोम पेयर में होता है, देन क्या होता है भाई, देन जीन आल्सो इन पेयर। जो जीन होगा वो क्या होगा, पेयर में होगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन यही है कि क्रोमोसोम पेयर में होता है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है, और जीन भी क्या होगा, पेयर में ही होगा। अब चलते हैं आगे की पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए साफ साफ आपको समझाया जाएगा, क्लियर। द टू एलील्स ऑफ अ जीन
पेयर इज लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके जीन होते हैं, ठीक है, जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, होमोलॉगस साइट ऑफ क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। ये आपका क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो गया, ये जीन हो गया जो कि मैंने लोकस के रूप में बनाया है। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, ये आपके क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम हो गए, और ये क्या हो गया आपका जीन हो गया। तो होमोलॉगस पेयर के जो एलील, मतलब एलील अगर हम बात करते हैं तो वो आपके जीन क्रोमोसोम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो द टू एलील ऑफ जीन पेयर, यानी कि जीन पेयर के जो दो एलील होते हैं वो लोकेटेड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पर। यानी कि जीन को क्या कह रहा है, ये एलील कह रहा है, ठीक है, जीन को क्या कह रहा है, एलील्स कह रहा है। तो होमोलॉगस पेयर के जो आपके जीन होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस फिगर के बारे में, फिगर में क्या बताया गया है। तो साफ साफ शब्दों में अगर आप देख रहे हैं तो ये सेल साइकिल का एक स्टेज बता रहा है, ठीक है। ये सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइकिल में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, आप देख लो। जैसे ये सेल साइकिल के लिए हम बताते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, जीवन फेज, ठीक है, जीवन फेज के बाद क्या आता है आपका, एक आता है आपका यम फेज, जीवन फेज यम फेज होता है। जीवन फेज के बाद क्या चलता है भैया, यस फेज चलता है, G2 फेज चलता है, फिर उसके बाद यम फेज चलता है, ठीक है। जीवन फेज में क्या होता है, सेल जो होता है वो ग्रोथ करता है आकार में। यस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम वगैरह होते हैं वो कभी क्या होते हैं, डबल होते हैं। और G2 फेज में क्या होते हैं भैया, वही चीज होती है आपकी। और यम मतलब G2 फेज में सेग्रीगेट होना शुरू होते हैं, और यम फेज में पूरी तरीके से सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, पहले जीवन फेज सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं G2 फेज की, तो G2 फेज में क्या हो गया, डबल हो गया। अब यहाँ पर देखो, यानी कि बीच में क्या था बेटा, बीच में G1 और G2 के बीच में क्या था, यस फेज था, जिसको सैंथेसिस फेज कहते हैं। यानी कि अब सबका चीज सैंथेसिस होता है डबल होने के लिए। G2 फेज में आपको डबल होकर के दिखाई देता है। उसके बाद यहां से शुरू होता है यहां तक यम फेज, क्या शुरू होता है, यम फेज, जिसको मियोसिस फेज के नाम से जानते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, चीजें अलग होना शुरू होती है, अपने अपने पोल की ओर जाना शुरू होती है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, अपने अपने पोल में जाकर के क्या होती है, ये दो सेल में बढ़ जाती है। अभी क्या है, यहां पर आपका क्या है, 2n ही चल रहा है, 2n ही चल रहा है। अब इसमें वापस से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। जब मियोसिस सेकेंड होता है बेटा, तो ये अभी क्या है, 2n टाइप का सेल डिप्लॉयड है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपके क्या होगा, 2n में ही आएगा, काउंट किया जाएगा। जब मियोसिस सेकेंड होता है, जबकि जर्म सेल यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होती है, जो आपकी क्रोमोसोम होती है वो सिंगल सिंगल यन के फेज में आ जाती है, यानी कि सिंगल यन में आ जाती है। इस तरीके से आपका सेग्रीगेशन काम करता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं क्या होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वह क्या होते हैं, आपके पेयर में होते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर कुछ टेबल बनाया गया है जहां पर आपको समझाया गया है अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। क्रोमोसोम और जीन के बीच की बिहेवियर को आपको कंपेयर करके समझाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें पढ़ करके सुनाऊंगा, और आपको कैच करना है कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आपका कॉलम ए और कॉलम बी है, ठीक है। चलिए कॉलम ए और कॉलम बी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अकर इन पेयर, यानी कि अगर हम बेटा बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम जीन। तो अगर हम बात करते हैं जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है, वो पेयर में पाया जाता है, और जीन भी क्या होता है, पेयर में पाया जाता है, बिकॉज क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पाया जाता है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, डेट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। यानी कि अगर हम बात करें जो आपका क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, केवल गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, सेग्रीगेट होता है। गैमेट जब बनता है तभी क्या होता है, वो अलग होता है। और दूसरी पॉइंट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन, केवल और केवल क्या होता है, एक, वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ये भी कह रहा है कि दो में से केवल एक ही क्या होता है, गैमेट में ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जो कि भाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाया जाता है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली
ऑफ ईच अदर, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पेयर होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली क्या होती है, सेग्रीगेट होती है दोनों में से। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, कहने का मतलब क्या होता है कि जो एक पेयर होता है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है, दूसरे पेयर का। कहने का मतलब क्या होता है भाई, ये आपको बता रहा है कि मैं जीन हूं और ये आपको बता रहा है कि मैं क्रोमोसोम हूं, ठीक है। तो यहां पर पूछा है क्वेश्चन, यू कैन टेल विच ऑफ द कॉलम ए एंड बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन जो कॉलम दिया गया है ए और बी में कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा क्या है, क्रोमोसोम है, और कौन सा जीन है, कौन सा जीन है। यानी कि पूछ रहा है कि ए आपका जीन है या क्रोमोसोम है, या बी आपका जीन है या क्रोमोसोम है, ये कौन सा है, ये आपको कमेंट में करके बताना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाते वक्त बताया भी। चलिए आगे चलते हैं, आगे की लाइन में क्या लिखा है उसको भी समझते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज, अब आ जाते हैं, देखो वहां पर अभी हमने क्या दिखा था भाई, वहां पर हमने देखा था मियोसिस, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड देखा था, ठीक है, यम फेज देखा था। तो अब हम बात करते हैं एनाफेज की, ठीक है। जो यम फेज होता है उसको बांटा गया है भैया एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, चार भागों में बांटा गया है। उस चार भागों को हम कभी बाद में देख लेंगे, पहले अभी जो हमको पॉइंट पढ़ना है उस पॉइंट को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज of the meiosis first, the two chromosome pair can alison at the मेटाफेज प्लेट। यानी कि जब एनाफेज आती है ना, एनाफेज में क्या होता है, देखो इधर इधर इस तरीके से हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेल हो गया। और एनाफेज के दौरान क्या होती है, जो आपकी क्रोमोसोम होती है ना, क्रोमोसोम क्या होती है, जैसे अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो ये सेल का प्लेट हो गया, ठीक है, सेल का क्या हो गया, मध्य प्लेट हो गया, यानी कि बीच वाला हिस्सा हो गया। तो जो क्रोमोसोम होती है क्या होती है, वो हमेशा यहाँ पर एलिजन हो जाती है, यहाँ पर हमेशा क्या होती है, लग जाती है, इस तरीके से बीच में ये लोकेटेड हो जाती है एनाफेज के समय, ठीक है, यही चीज ये बता रहा है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे की अगर हम पॉइंट की बात, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। आगे लिखा हुआ टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट कॉलम। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट कॉलम में हम क्रोमोसोम के कंपैरिजन को देखते हैं, ठीक है। कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर, 4 अलग अलग कलर को लेफ्ट एंड राइट कॉलम में। इन द लेफ्ट कॉलम, जिसको पॉसिबिलिटी 1 कहते हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेट टुगेदर। यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, जस्ट एक सेकेंड आपको दीजिएगा यहाँ पर। यानी कि ये कह रहा है कि पहले पॉसिबिलिटी 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो आपका लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1 है, ऑरेंज एंड ग्रीन क्या हो रहा है, वो सेग्रीगेट हो रहा है। यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का है और ये जो ग्रीन कलर का है वो क्या हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर सेग्रीगेट हो रहे हैं दोनों एक साथ, ठीक है। लेकिन वहीं पर दूसरे कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं, जो ऑरेंज और आपका दूसरे कॉलम की बात करें, बट राइट हैंडेड, यानी कि पॉसिबिलिटी सेकंड बात करें, ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेट विथ रेड क्रोमोसोम। जो ऑरेंज क्रोमोसोम है क्या हो रहा है, वो रेड क्रोमोसोम के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, इसके बारे में ये बता रहा है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले पॉसिबिलिटी 1 को हम पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी 1 में क्या बताया गया उसको समझते हैं। पॉसिबिलिटी 1 में बताया गया है कि 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। यानी कह रहा है कि एक ऑरेंज और ग्रीन, येलो और रेड जो क्रोमोसोम है क्या है, वो एक सेम पोल पर है, सेम अक्ष पर है। पॉसिबिलिटी सेकंड में कह रहा है कि 1 लॉन्ग ऑरेंज, यानी कि एक लॉन्ग ऑरेंज क्रोमोसोम एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड येलो जो कि लॉन्ग है एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम क्या है, ये एक प्लेट पर है। तो आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर दिखाना ये चाहता है कि मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज में कह रहा है कि जो ऑरेंज और ग्रीन है वो क्या हो रहे हैं, मियोसिस सेकंड में एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं और येलो रेड एक साथ हो रहे हैं। लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी में वो कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट का जो एनाफेज है उसमें येलो और ग्रीन एक साथ हो रहे हैं और ऑरेंज रेड एक साथ हो रहा है, यानी कि ये इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पर आगे चल करके ये बता रहा है कि दोनों में जब जर्म फॉर्मेशन यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो अभी तो ये क्या है, ये अभी 2n में चल रहे हैं, 2n यानी कि डिप्लॉयड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, n यानी कि हैप्लॉयड में हो जाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी
सिंपल सी बात ये कह रहा है, मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो यहाँ से पता चलता है कि ये जो ऑरेंज वाला है वो ग्रीन वाले के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये जो येलो वाला है वो रेड वाले के ऊपर डिपेंड नहीं है, यहाँ पर जो रेड वाला है वो ऑरेंज या येलो के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई सा भी क्रोमोसोम का पेयर किसी भी क्रोमोसोम के पेयर के साथ जा सकता है भाई। रेड वाला आपके ऑरेंज वाले के साथ जा सकता है, ग्रीन वाला आपके येलो वाले के साथ जा सकता है, येलो वाला आपके ऑरेंज, ठीक है, येलो वाला जो होता है वो रेड वाले के साथ, ऑरेंज वाला ग्रीन वाले के साथ जा सकता है। कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब के सब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है, ये उनकी अथॉरिटी होती है। आगे की अगर हम पॉइंट में बताते हैं तो आगे की पॉइंट में हम बात करते हैं क्या लिखा गया, उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगले क्लास को हम भी देखेंगे। सट्टन एंड बॉवेरी, यानी कि अगर हम बात करें वही वापस से बॉवेरी आपके और वापस से सट्टन आ जाते हैं जिन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था, उसकी बात करते हैं। सट्टन एंड बॉवेरी रिगार्ड दैट द पेयरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सट्टन और बॉवेरी क्या करते हैं, पेयरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में वो आसानी से पहचान जाते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड, जो कि उन्होंने लिया था। सट्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, यानी कि कहाँ पर बात करते हैं, जो बॉवेरी थे वो कहानी को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन सट्टन उसको पूरा करते हैं। सट्टन क्या पूरा करते हैं, सट्टन क्या करते हैं, सट्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम, सट्टन क्या करते हैं, क्रोमोसोम के नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ते हैं विथ मेंडलिज्म प्रिंसिपल, यानी कि मेंडल के प्रिंसिपल के साथ क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे है, कैसे वो काम कर रहा है, उसको वो पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, थियरी देते हैं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, यानी कि जो इनकी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की आइडिया थी वो क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं सट्टन और बॉवेरी की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, सट्टन एंड बॉवेरी, सट्टन और बॉवेरी की बात करते तो ये दोनों क्या करते थे, एक ऐसे वैज्ञानिक थे, ठीक है, दोनों वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया, मनमानी थियरी को प्रपोज कर दिया, मनमानी एक्सप्लेनेशन को दे दिया। फिर इसके बाद क्या आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। वैज्ञानिक का नाम लिखने के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, छोटा स्क्रीन है। तो टी.एच. मॉर्गन, क्या नाम है, टी.एच. मॉर्गन, जस्ट एक सेकेंड, टी.एच. मॉर्गन, कहने का मतलब इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, ठीक है, क्रोमोसोमल, जस्ट एक सेकेंड आपको दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं बेटा। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जो थियरी आपने पढ़ा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको आज के दौरान क्या कहा जाता है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो थॉमस हंट मॉर्गन साहब हैं, इन थॉमस हंट मॉर्गन साहब को क्या कहा जाता है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप चीज़ों को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को, उसमें क्या बताया गया है, क्या एग्जाम्पल लिया गया, उन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें फैक्ट बताई है, सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए अपने छोटे भाई का।